So dear students, welcome back to our today's lecture. आज हम और एक important topic discuss करने जा रहे हैं, which is about your Stark effect. तो आज हम देखेंगे Stark effect क्या चीज है और रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी में ये हमारा लास्ट टॉपिक रहेगा कि रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी में स्टार्क इफेक्ट क्या चीज होता है। ठीक है। सो जब हम स्टार्क इफेक्ट की बात करते हैं, when we see the Stark effect, this effect were first discovered by a physicist J. Stark. So the effect were for the first time discovered by the scientist, that is a physicist J. Stark, in atomic spectroscopy. In atomic spectroscopy, or we can say in atomic spectra. तो ये जो स्टार्क इफेक्ट है उसको फॉर द फर्स्ट टाइम रिपोर्ट किया गया था एटॉमिक स्पेक्ट्रा में। एक फिजिक्स नाम का एक साइंटिस्ट था जे स्टार्क, उसने। ठीक है। आप देखते हैं ये स्टार्क होता क्या है, व्हाट डू यू मीन बाय दिस स्टार्क। सो अभी तक जितने भी हमने रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी में देखा कि क्या होता है, रोटेशनल एनर्जी लेवल्स होते हैं। ठीक है। रोटेशनल स्पेक्ट्रम, जब भी आपका एक मॉलिक्यूल रोटेशनल स्पेक्ट्रम दिखाते हैं तो वहां पे हमारे पास रोटेशनल लाइंस होते हैं और रोटेशनल एनर्जी लेवल्स भी होते हैं। तो क्या होता है आपकी स्टार्क इफेक्ट कि जब आप एक वी कैन से एक ऑप्टिक या वी कैन से एक माइक्रो एक्टिव मॉलिक्यूल को जब आप किसी इलेक्ट्रिक फील्ड या एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के प्रेजेंस में लाते हैं और वहां पे उसकी जब आप स्पेक्ट्रा ऑब्जर्व करते हैं, देन there is the splitting of the rotational energy level occurs in the presence of your external electric field, and that phenomena is known as Stark effect. So what is Stark effect? So we can simply explain this Stark effect is the splitting of molecular rotational energy levels in the presence of external electric field. Let's external electric field is represented by E, is known as Stark effect. So this is what we mean by Stark effect. तो जैसे ही आप किसी भी आई कैन से माइक्रोवेव एक्टिव मॉलिक्यूल की स्पेक्ट्रा लेते हैं तो आपको एक रोटेशनल स्पेक्ट्रम आपको मिलता है। लेकिन जब आप उसी स्पेक्ट्रम को in the influence of, or we can say in the presence of external electric field, then there will be the splitting of molecular energy level occurs, or we can say there is the splitting of the spectral lines occur. That effect or that phenomena is known as, I can say, Stark effect. ठीक है। तो ये आपको ध्यान देना है कि जब भी आप किसी भी माइक्रोवेव एक्टिव मॉलिक्यूल्स के स्पेक्ट्रा एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रेजेंस में लेते हैं तो वहां पे एनर्जी लेवल्स की स्प्लिटिंग हो जाते हैं, जिसका इफेक्ट आपके स्पेक्ट्रम पे भी देखने को मिलता है। उस इफेक्ट को हम स्टार्क इफेक्ट कहते हैं। आप स्टार्क इफेक्ट देखते हैं ये होता क्यों। नाउ if we have a, I can say, a molecule that is microwave active, हमारे पास एक माइक्रोवेव एक डायटोमिक मॉलिक्यूल है। तो ये मॉलिक्यूल क्या है, दिस इज माइक्रोवेव एक्टिव मॉलिक्यूल।
एक्टिव मॉलिक्यूल। अब ये अगर माइक्रोवेव एक्टिव होंगे, देन इट मींस देयर इज परमानेंट डाइपोल मूवमेंट, परमानेंट डाइपोल मूवमेंट। तो इस मॉलिक्यूल का क्या होगा, अपना एक परमानेंट डाइपोल मूवमेंट होंगे। लेट्स रिप्रेजेंट दिस डाइपोल मूवमेंट इज म्यू, ऊपर हम एक एरो लगाते हैं, तो दिस विल रिप्रेजेंट द डाइपोल मूवमेंट ऑफ दिस मॉलिक्यूल। ठीक है। नाउ if this molecule is microwave active, it means this molecule will rotate. ये मॉलिक्यूल आपका इस तरह क्या होगा, रोटेशन करेंगे। ठीक है। माइक्रोवेव एक्टिव मॉलिक्यूल, रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी में क्या होता है कि हम मॉलिक्यूल को माइक्रोवेव रेडिएशन के थ्रू मॉलिक्यूल को रोटेट कराते हैं। तो जब ये मॉलिक्यूल रोटेट होंगे तो इसके साथ क्या होगा, दिस मॉलिक्यूल्स विल हैव एन एंगुलर मूवमेंट, angular momentum, that is J। तो एक चीज हमारे पास आ गया कि the molecules has permanent dipole moment, or we can say permanent dipole, that is represented by mu. We have put an arrow here, and the second part is here is the molecule. If this molecule will rotate, then there will be an angular momentum, which means the speed with which this molecule is rotating. And this angular momentum is perpendicular to your applied electric field. So if I represents the angular momentum in this direction, so this is the angular momentum which is represented by J, and this angular momentum should be perpendicular to your applied electric field. So I will apply electric field in this direction. So this is our E. This is the direction of the applied electric field. So the electric field is perpendicular to these two. Yeah, I can say perpendicular to your angular momentum. So इस पॉइंट के थ्रू आपका इलेक्ट्रिक फील्ड जा रहा है, एक आपके बिल्कुल ऊपर की ओर है, एक बिल्कुल इस बोर्ड के नीचे की ओर है। तो दैट्स व्हाई दिस इलेक्ट्रिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू योर एंगुलर मोमेंटम। देन अब जब आप इस मॉलिक्यूल पे इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेंगे which is perpendicular to your angular momentum, that is J, then there will be two case will arise। अब यहाँ पे आपके पास दो केस arise, ठीक है, दो केस आपका यहाँ पे arise होंगे जब आप इस मॉलिक्यूल पे इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेंगे। उसी केस से आपको पता चलेगा कि why your rotational lines, or I can say rotational energy level splits in the presence of external electric field. So case number one, केस नंबर 1 इज, अब यहाँ पे आपके पास ऑप्शन ये है कि जैसे आप इस मॉलिक्यूल पे एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं तो क्या हो सकते हैं, आपका जो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है वो अलाइन कर सकते हैं अलोंग दी, आई कैन से the external electric field, either it can align in the direction of your dipole moment, or we can say in the direction of your angular momentum। तो एक केस आपका ये हो सकता है कि अगर मॉलिक्यूल आपका इस तरह रोटेट हो रहे हैं, ठीक है, तो मॉलिक्यूल आपका इस तरह रोटेट हो रहे हैं और आपकी इस रोटेशन के परपेंडिकुलर में क्या है आपका, दिस इज योर angular momentum which is perpendicular to your electric field। अब जैसे आप इस मॉलिक्यूल पे इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं तो एक ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड आप इस डायरेक्शन में अप्लाई कर रहे हैं। तो केस नंबर 1 में क्या हो सकता है कि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है और आपका एंगुलर मोमेंटम दैट इज J, ये दोनों एक डायरेक्शन में क्या हो सकता है, अलाइन हो सकता है। इट मींस वी कैन से the external electric field and the direction of this angular momentum will align in one direction। अब ये अगर एक ही डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में अलाइन होंगे तो ये क्या करेंगे, this phenomena will, I can say, faster the rotation। इसकी वजह से आपका रोटेशन क्या होगा, फास्टर होंगे, ठीक है, फास्टर द रोटेशन।
तो पहला केस क्या बन रहा है, जैसे ही आप इस मॉलिक्यूल पे एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं, तो अगर आपका एक्सटर्नल फील्ड का डायरेक्शन और आपकी एंगुलर मोमेंटम की डायरेक्शन एक डायरेक्शन में अलाइन होते हैं, तो आपका ओवरऑल रोटेशन ऑफ द मॉलिक्यूल्स विल बिकम फास्ट। तो आपका मॉलिक्यूल का रोटेशन जिस स्पीड से, जिस एंगुलर मोमेंटम से आपका मॉलिक्यूल रोटेट कर रहे हैं, वो और भी फास्टर हो जाएगा, उसका स्पीड बढ़ जाएगी। तो केस नंबर 1 आपका ये आ गया। केस नंबर 2 इज it can also be happen that the direction of your angular momentum will be in opposite direction to your external field। दूसरा केस आपके पास ये भी हो सकता है कि आपका मॉलिक्यूल ऐसे रोटेट हो रहे हैं, ठीक है, ऐसे रोटेट हो रहे हैं, अब आपका जो एंगुलर मोमेंटम है वो अपोजिट डायरेक्शन में भी अलाइन कर सकते हैं ऑफ द एक्सटर्नल फील्ड। अब ये आपका एक्सटर्नल फील्ड है, आप इस डायरेक्शन में एक्सटर्नल फील्ड अप्लाई कर रहे हैं, लेकिन आपका एंगुलर मोमेंटम उसकी अपोजिट डायरेक्शन में आ रहा है, देन व्हाट विल हैपन, दिस केस विल गिव you or I can say this case will arise the slower the rotation of your molecule। तो इस वजह से क्या होगा, आपकी मॉलिक्यूल की जो रोटेशन, जिस स्पीड से आपका मॉलिक्यूल रोटेट हो रहा था, वो और स्लो हो जाएंगे, क्योंकि दोनों आपका इलेक्ट्रिक फील्ड और आपका एंगुलर मोमेंटम एक दूसरे के अपोजिट में आ रहा है, ड्यू टू विच आपका स्पीड इनहांस होने की बजाय आपका स्पीड डिक्रीज होंगे। तो दो केस आपका हो रहा है, व्हेन योर एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड is interacting with this molecule, then this external electric field, I can say, will tend to twist the dipole। आपका डाइपोल को ट्विस्ट करने की कोशिश करेंगे। अब जैसे ही आपकी डाइपोल को ट्विस्ट करेंगे, आपके एंगुलर मोमेंटम पे भी इफेक्ट पड़ेंगे। तो दो केस आपका अराइज हो सकते हैं कि अगर आपका डाइपोल और एंगुलर मोमेंटम की डायरेक्शन एक्सटर्नल मैग्नेटिक इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में अलाइन होते हैं, या दोनों एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड और आपका डाइपोल और एंगुलर मोमेंटम की डायरेक्शन एक साइड में आ जाते हैं, तो आपकी मॉलिक्यूल की रोटेशन जो होंगे वो फर्स्ट हो जाएंगे। दूसरा केस ये है कि अगर आपका एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन और आपकी डाइपोल और एंगुलर मोमेंटम की डायरेक्शन एक दूसरे के अपोजिट में आते हैं, देन आपकी मॉलिक्यूल की क्या होगा, रोटेशन स्लो होंगे, ड्यू टू विच योर एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड induce the splitting of your rotational energy level। अब यहाँ पे दो केस आपके पास गिर गया, एक केस में आपका स्पीड जो है फास्टर हो रहा है, दूसरे केस में आपका स्पीड जो है कम हो रहे हैं, स्लोवर हो रहे हैं। दिस विल लेड टू द स्प्लिटिंग ऑफ योर एनर्जी लेवल्स। इसकी वजह से स्पीड अगर तेज होंगे या स्पीड कम होंगे, इसकी वजह से आपका एनर्जी लेवल्स क्या होंगे, रोटेशनल एनर्जी लेवल्स, और आई कैन से रोटेशनल स्पेक्ट्रल लाइंस विल स्प्लिट। आपका ये अलग अलग हो जाएंगे, ठीक है। Other point to be noted here is in this phenomena, the rotational energy, yeah, I can say the rotational lines may be shifted as well as split। तो यहाँ पे स्टार्क इफेक्ट में क्या हो सकता है, आपका रोटेशनल लाइन शिफ्ट भी कर सकते हैं और स्प्लिट भी कर सकते हैं। तो दोनों चीज हो सकते हैं, आपकी रोटेशनल लाइन शिफ्ट होके दूसरे आपकी फ्रीक्वेंसी पे आ सकते हैं, और आपकी रोटेशनल लाइंस का स्प्लिटिंग भी हो सकता है। तो ये जो फेनोमेना है कि आपका इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन और डाइपोल मोमेंट और एंगुलर मोमेंटम की डायरेक्शन अलाइन होंगे तो स्पीड बढ़ेंगे, अगर ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में आएंगे तो आपका स्पीड क्या होगा, कम होंगे। These either increase in the speed of the rotation or the decrease in the speed of the rotation
will lead to your Stark effect, which is the splitting of rotational energy levels in the presence of external electric field. ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है. Hence we can say electric field component and dipole interacted with each other, due to which splitting of this rotational energy level occurs. अब ये rotational energy level split कैसे होंगे वो हम दिखाते हैं. So I can say that Stark effects अब split कैसे होंगे वो हम दिखाएंगे. Stark effects splits the degeneracy of the J levels. J level means that is the rotational quantum number into 2J plus 1. आपका जो J लेवल की स्प्लिटिंग होंगे वो इसके अकॉर्डिंग होंगे. हर एक एनर्जी लेवल्स 2J plus 1 लेवल्स में क्या होंगे, स्प्लिट होंगे. एंड आई कैन से hence multiplet structure has been observed for all the lines with J greater than 0. तो स्टार्क इफेक्ट की वजह से जो आपकी डिजेनरेसी में जो स्प्लिटिंग आ रहा है वो स्प्लिटिंग होंगे अकॉर्डिंग टू 2J plus 1. 2J plus 1 के अकॉर्डिंग आपका हर एक एनर्जी लेवल्स की स्प्लिटिंग होंगे और हर एक एनर्जी लेवल्स या हर एक स्पेक्ट्रल लाइंस का मल्टीपल स्ट्रक्चर बनेंगे, लेकिन J का वैल्यू ग्रेटर देन 0 होना चाहिए. अब हमारे पास जो एनर्जी लेवल्स था वो हमने ऐसे बनाया था. J is equal to 0 ग्राउंड स्टेट. इसके बाद हमारे पास एनर्जी लेवल्स आता था J is equal to 1. इसके बाद हमारे पास आता था J is equal to 2. देन हमारे पास आते थे J is equal to 3 and so on. This J is the rotational quantum number. ये क्या है, जब आपका एक्सटर्नल फील्ड की इफेक्ट में नहीं है, जब आप इस एनर्जी लेवल पे एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेंगे तो यही आपका एनर्जी लेवल जो है वो 2J plus 1 के अकॉर्डिंग क्या होगा, स्प्लिट होंगे. अब हम दिखाते हैं स्प्लिट कैसे होता है. तो यहाँ पे J is equal to 0 है. जब J is equal to 0 होंगे तो 2J plus 1 क्या होंगे, 2J plus 1, that is 2J is equal to 0 plus 1. Then this will be 2 into 0, 0 plus 1, that is 1. When your J is equal to 0, आपका कोई भी स्प्लिटिंग नहीं होगा, एक ही एनर्जी लेवल्स आपको मिलेंगे. That's why यहाँ पे हमने लिखा है कि हर वो वैल्यू जहाँ पे J का वैल्यू ग्रेटर देन 0 है उनकी मल्टीपल स्ट्रक्चर बनेंगे. Now let's come to J is equal to 1. अब आपके पास फर्स्ट सेकंड एनर्जी लेवल आया जहां पे J दैट इज रोटेशनल क्वांटम नंबर का वैल्यू है 1. तो क्या होगा, 2J plus 1 जब आप इसकी करेंगे 2J is equal to 1, that is 2 into 1 plus 1, that is 2 1 1 plus 1 3. अब आपके पास तीन एनर्जी लेवल्स आएंगे. कैसे बनेंगे, यहाँ पे आपका ये 0, ठीक है, 0 आपका ये स्प्लिट अप होगा 0 प्लस 1 माइनस 1. टोटल आपके पास कितने एनर्जी लेवल्स आना चाहिए, 3 आना चाहिए. तो 0 प्लस 1 एंड माइनस 1. आगे जाते हैं. जब आपका J का वैल्यू होगा when the value of your quantum number is 2, then what will happen here is 2J means 2 into 2 plus 1, that is 2 2 4 4 plus 1 5. आपके पास टोटल कितने 5 एनर्जी लेवल्स आना चाहिए. सो एनर्जी लेवल्स होंगे स्टार्ट 0 से, देन आपका क्या होगा प्लस 1 होंगे, देन आपका प्लस 2 बनेंगे, देन आपका नीचे आएंगे माइनस 1, देन आपका आएंगे माइनस 2. सो दिस इज हाउ योर एनर्जी लेवल्स split in the presence of external electric field. तो अगर आपका डाइपोल मूवमेंट की डायरेक्शन और एंगुलर मोमेंटम की डायरेक्शन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड्स के थ्रू अलाइन करेंगे तो आपका हायर एनर्जी लेवल्स आएंगे. अगर ये स्लोअर करेंगे तो आपका लोअर एनर्जी लेवल्स बनेंगे.
तो यही आपका स्टार्क इफेक्ट एक्सप्लेन करते हैं कि जब आपका कोई भी रोटेशनल एनर्जी लेवल्स या कोई भी रोटेशनली एक्टिव मॉलिक्यूल एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के इन्फ्लुएंस में लाते हैं, तो हर एक एनर्जी लेवल्स उसका क्या होता है, स्प्लिट होते हैं, ड्यू टू विच वी गेट मल्टीपल स्ट्रक्चर। हमारे पास इस तरह मल्टीपल स्ट्रक्चर बनते हैं। अगर हम J इज इक्वल टू 3 लेंगे तो आपका कितने लाइंस बनेंगे, 2J plus 1, that is 2 into 3 plus 1, that 2 3 2 6 6 plus 1 7। तो टोटल आपका क्या बनेंगे, 7 लाइंस बनेंगे। 7 लाइंस मींस आपका +3 +2 +1, 0 -1 -2 -3। तो इस तरह आपका जैसे जैसे रोटेशनल क्वांटम नंबर की वैल्यू बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे आपका स्प्लिटिंग भी बढ़ता जाएगा। सो दिस इफेक्ट इज नोन एज स्टार्क इफेक्ट। इसी इफेक्ट को हम क्या कहते हैं, स्टार्क इफेक्ट कहते हैं। सो व्हाट वी मीन बाय स्टार्क इफेक्ट इज, under the influence of external electric field, the rotational energy levels of a rotational active molecule splits. The phenomena is known as Stark effect. इसी phenomena को हम क्या कहते हैं, Stark effect कहते हैं। ठीक है, इसी तरह हमारे पास और एक भी इफेक्ट आता है जिसे हम जीमेन इफेक्ट कहते हैं। लेकिन जीमेन इफेक्ट आपकी मैग्नेटिक फील्ड की इफेक्ट में जो आपका स्प्लिटिंग अराइज होता है उसको हम जीमेन इफेक्ट कहते हैं। अब अगर हम आपका एनर्जी लेवल्स आपका स्प्लिट होते हैं तो आपका एनर्जी लेवल्स के लिए आपके पास इक्वेशन क्या बनेंगे इन केस आफ्टर द स्टार्क इफेक्ट। तो अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ स्टार्क इफेक्ट द एनर्जी लेवल विल बी गिवन बाय Bj J plus 1 plus alpha mu E square. So this is the equation of your Stark effect. Now, what is this alpha? This alpha is constant. ये आपका एक constant है. This mu is your, I can say mu square. Mu is your dipole moment and E is your external electric field. So आपके पास एक नया इक्वेशन आ गया कि E is equal to Bj. J is nothing, it's your rotational quantum number. J क्या है, आपका रोटेशनल क्वांटम नंबर है। तो अल्फा इज a constant, mu is your dipole moment and E is the electric field. So the equation is Bj into J plus 1 plus alpha mu square E square. Now the value of this constant, that is alpha, alpha का value आप कहाँ से निकालेंगे, this alpha will depends on your Ji and Mj. आपका ये J क्या है, this is your rotational quantum number, this Mj is nothing, Mj is the rotational quantum number I can say after this splitting. आपका स्प्लिटिंग के बाद ये Mj का वैल्यू देगा। तो यहाँ पे अगर आप हम देखेंगे तो J का हमारा ये वैल्यू है, Mj का हमारा ये जो स्प्लिटिंग के बाद ये वैल्यू आ रहे हैं। तो अल्फा का वैल्यू आप J और Mj के वैल्यू से निकाल सकते हैं एंड दिस अल्फा इज इक्वल टू, अल्फा आपका बराबर होते हैं J इंटू J प्लस 1 माइनस 3 Mj स्क्वायर whole divided by 2Bj into J plus 1 into 2J minus 1 into 2J plus 3। तो यहां से इस फॉर्मूले से आप क्या कर सकते हैं, आप अल्फा की वैल्यू को आप निकाल सकते हैं। ठीक है, तो द अल्फा, द कांस्टेंट, द वैल्यू ऑफ द कांस्टेंट अल्फा इज गिवन बाय दिस फॉर्मूला व्हिच इज J into J plus 1 minus 3mj square divided by 2bj into j plus 1 into 2j minus 1 into 2j plus 3। तो यहाँ पे आपका क्या है, अगर आप इस फॉर्मूले को अच्छे से देखेंगे सब आपके लिए नोन वैल्यू है। J is your rotational constant, B is your rotational constant। अगर आप इस फॉर्मूले को अच्छे से ऑब्जर्व करते हैं, if you observe this formula carefully, तो यहाँ पे एक चीज हम बता सकते हैं कि if the value of mj is
अगर हम mj का वैल्यू हमारे पास +1 और -1 होंगे, उसी तरह अगर आपका mj का वैल्यू +2 और -2 होंगे तो क्या होगा, यहाँ पे mj क्या है, mj स्क्वायर है। तो स्क्वायर से क्या फायदा है यहाँ पे हमारी, अगर mj का वैल्यू आपका +1 है तो +1 स्क्वायर आपका क्या बनेगा, +1 अगर आपका स्क्वायर है तो 1 इंटू 1 1 बनेंगे। अगर इसी mj का वैल्यू आपका -1 है, -1 स्क्वायर है तो -1 इंटू -1 माइनस माइनस प्लस, तो वैल्यू आपका क्या रह रहा है, कांस्टेंट रह रहा है। अगर आपका mj का वैल्यू है फॉर एग्जांपल +2, तो 2 इंटू 2 4, अगर इसी mj का वैल्यू आपके पास -2 है, माइनस माइनस प्लस 2 इंटू 2 4, तो यहां से हम देख सकते हैं कि अगर आपका वैल्यू प्लस में हो या माइनस में होंगे, आपका अल्फा का वैल्यू क्या रहेंगे, कांस्टेंट रहेंगे। तो हम कह सकते हैं कि either if the value of mj is plus or minus, the overall value of this equation will be equal। आपका ये इक्वेशन क्या रहेंगे, वैल्यू बराबर रहेंगे, जिससे क्या होगा, hence we can get same value of energy levels, energy levels। तो ऊपर जितना भी आपका जाएंगे, इधर +1 होंगे या नीचे आपका -1 होंगे या आपका +2 होंगे या आपका नीचे -2 होंगे, एनर्जी लेवल्स आपका क्या रहेगा, बिल्कुल सेम ही रहेंगे। +1 के लिए एक एनर्जी लेवल, +2 के लिए एक एनर्जी लेवल, +3 और -3 के लिए एक एनर्जी लेवल ही बनेंगे, क्योंकि ड्यू टू दिस स्क्वायर फैक्टर द वैल्यूज आर इक्वल। आपका यहाँ पे +1 हो तब भी 1, -1 होंगे तब भी 1, +2 होंगे तब भी 4, -2 होंगे तब भी 4। तो ये आपका ओवरऑल अल्फा का वैल्यू क्या रहेंगे, कांस्टेंट रहेंगे। जब आपका अल्फा का वैल्यू कांस्टेंट रहेंगे, बाकी सारा चीज आपके पास नोन है और कांस्टेंट है, तो आपका वैल्यू क्या रहेगा, आपका एक ही वैल्यू रहेंगे। सो हम कह सकते हैं कि आपका वैल्यू क्या रहेगा, एक ही रहेंगे। तो आप ऐसे बना सकते हैं, j इज इक्वल टू 0, यहाँ पे भी 0 रहेंगे, j इज इक्वल टू 1, आपका यहाँ पे भी क्या रहेंगे, एक ही वैल्यू रहेंगे। हम इसको या 0, इसका +-1 लिख सकते हैं। j इज इक्वल टू 2, आपका एक ही वैल्यू रहेगा, 0 +-1, इसी तरह आपका +-2। तो ये जो स्क्वायर फैक्टर की वजह से आपका नेगेटिव वैल्यू भी बराबर बनता है, तो ओवरऑल आपका एक ही वैल्यू रहेंगे। उसके साथ साथ एक चीज और आपको याद रखना है कि आपका स्टार्क इफेक्ट में जो भी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड का इफेक्ट बनता है, वो सिर्फ मैग्नीट्यूड ऑफ द डाइपोल मोमेंट चेंज, ठीक है। सो आई कैन से द इफेक्ट ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड only changes the magnitude of your dipole moment, but not the direction। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है, याद रखना है। ये अगर आप इसके बाद जब जीमेन इफेक्ट आप देखेंगे, जीमेन इफेक्ट क्या कहते हैं, इसका रिवर्स कर देते हैं, ठीक है। तो ये था आपका कैसे आप एनर्जी के लिए इक्वेशन लिखेंगे। नाउ द इम्पोर्टेंट इज आवर सिलेक्शन रूल, सिलेक्शन रूल फॉर योर स्टार्क इफेक्ट। तो यहाँ पे आपके पास, जिस तरह हमने पहले भी देखते हुए आए हैं, आपके पास एक होता है ग्रॉस सिलेक्शन रूल, ग्रॉस सिलेक्शन रूल। ग्रॉस सिलेक्शन रूल इज कॉमन फॉर ऑल जितने भी हमने रिजिड पढ़ा, नॉन रिजिड पढ़ा, हमने डाई एटॉमिक पढ़ा, पॉली एटॉमिक पढ़ा, सब के लिए हमारे पास एक ग्रॉस सिलेक्शन रूल था कि डेल्टा जे इज इक्वल टू +-1 मींस आपका जो ट्रांसैक्शन के वक्त जो भी रोटेशनल क्वांटम नंबर की वैल्यू चेंज होंगे वो +-1 ही होंगे। आपका एक है, एक एनर्जी लेवल से दूसरे एनर्जी लेवल में ही ट्रांसैक्शन होंगे। लेकिन इसके साथ साथ यहाँ पे आपका एक mj भी है, तो यहाँ पे आपके पास एक स्पेसिफिक सिलेक्शन रूल भी आते हैं, तो ठीक है। तो द स्पेसिफिक सिलेक्शन रूल इन केस ऑफ स्टार्क इफेक्ट इज द स्पेसिफिक सिलेक्शन रूल मींस that is the value of your mj।
आपका एम जे का वैल्यू क्या होगा, क्या एम जे का वैल्यू भी डेल्टा जे की तरफ +-1 ही चेंज होंगे या इसका कोई और वैल्यू होंगे। तो यहाँ पे आपको ये ध्यान देना है कि इन केस ऑफ एम जे दैट इज द स्पेसिफिक सिलेक्शन रूल, वी हैव टू डिफरेंट केसेस। यहाँ पे भी हमारे पास दो केसेस है, वी हैव टू डिफरेंट केसेस, हमारे पास दो डिफरेंट केसेस हैं। इफ now the selection rule is, if your electric field is parallel to dipole moment mu, or I can say if the electric field is parallel to your dipole moment, then in that case your mj is equal to 0। आपका स्पेसिफिक सिलेक्शन रूल ये बताते हैं कि आपका mj का वैल्यू 0 होना चाहिए। In the second case, if your electric field is perpendicular to your mu, that is dipole moment, in that case, the value of mj should be +-1. So the selection rule for your Stark effect is, the gross selection rule is very similar to other I can say rotational spectrum, that is delta j is equal to +-1. But the specific selection rule is different, and for this specific selection rule we have two different cases. If the electric field is parallel to the dipole moment, in that cases your mj, that is delta mj, should be equal to 0. And if the electric field is perpendicular to your dipole moment, and in that case your delta mj is equal to +-1। आपका जो वैल्यू होना चाहिए +-1 होना चाहिए। ठीक है, अब इससे आपकी स्पेक्ट्रम पे क्या इफेक्ट पड़ेंगे वो हम देखते हैं। आगे देखते हैं हम कैसे आपका mj इज इक्वल टू 0 और mj इज इक्वल टू +-1 आपकी स्पेक्ट्रल नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस कितने होंगे या आपकी स्पेक्ट्रल लाइंस पे कैसे इफेक्ट पड़ते हैं वो हम देखेंगे। सो if I can say the number of line, if delta mj is equal to 0, तो कितने स्पेक्ट्रल लाइंस होंगे अगर आपका mj दैट इज द स्पेसिफिक, अगर सिलेक्शन रूल्स अगर आपका 0 होंगे, तो हमारे पास एक तो हमारे पास ग्रॉस सिलेक्शन रूल है, दैट विल से यूज योर डेल्टा j इज इक्वल टू +-1। तो हमारे पास इस तरह अगर j 0 है तो ये आपका एक वैल्यू है, ये आपका j इज इक्वल टू 1 है, ये आपका सेकंड आपका एनर्जी लेवल है, ये आपका थर्ड एनर्जी लेवल है। अब आप इस पे अगर इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं, J0 में आपका वही 0 लाइन रहेंगे, J1 में आपका क्या रहेगा, आपका 3 लाइन आएंगे, दैट इज 0 +1, आपका इस तरह -1। तो अब J इज इक्वल टू 2 में इस केस को और रिपीट करते हैं, यहाँ पे और एक एनर्जी लेवल ऐड होंगे, -1 -2, that is +1 and +2। ठीक है, अब डेल्टा जे ग्रॉस सिलेक्शन रूल आपको बताते हैं कि आपका डेल्टा जे इज इक्वल टू +-1 होंगे। तो अगर इस ट्रांसलेशन को हम बताएं कि j इज इक्वल टू +1 तो 0 से 1 में होंगे, अगर -1 की बात करते हैं तो यहाँ से यहाँ आपका एक ट्रांसलेशन हो सकते हैं। बिल्कुल इसी तरह अगर हम इस ट्रांसलेशन की बात करें, J1 से J2 में जा सकते हैं, आपका बिल्कुल J2 से J1 में ही आ सकते हैं। तो ग्रॉस सिलेक्शन रूल के अकॉर्डिंग हमारा ये वाला ट्रांसलेशन आ सकते हैं। लेकिन डेल्टा mj हमें बताता है डेल्टा mj का वैल्यू 0 ही होना चाहिए, 0 ही होना चाहिए, मतलब आपका 0 से सिर्फ 0 वाले ट्रांसैक्शन एनर्जी लेवल्स में ही आपका क्या होंगे, ट्रांसैक्शन होंगे। तो यहाँ से इस वाले 0 एनर्जी लेवल्स में ही ट्रांसैक्शन होंगे। सो क्या हो रहा है, आपका सिर्फ एक दो ही लाइंस आएंगे आपकी स्पेक्ट्रम में, एक आपका यहाँ से फर्स्ट अकॉर्डिंग टू योर ग्रॉस सिलेक्शन रूल, एक आपके पास
ट्रांसैक्शन आएंगे या एक लाइंस आएंगे, और स्पेसिफिक सिलेक्शन रूल्स के अकॉर्डिंग भी आपका एक ही लाइन आएंगे. सो वी कैन से इन केस ऑफ द सिलेक्शन रूल where your electric field is perpendicular parallel to your dipole moment, that is when delta mj is equal to 0, we can get two lines in your spectrum. So आपके पास इस तरह दो लाइन स्पेक्ट्रम में आ जाएंगे. अगर सिर्फ आप इसकी बात करते हैं तो आपका एक ही लाइन आना चाहिए स्पेक्ट्रम में. अब ड्यू टू द इन्फ्लुएंस ऑफ दिस एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, your spectrum is split it into two lines. आपका स्पेक्ट्रम दो लाइंस में स्प्लिट हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड की इन्फ्लुएंस की वजह से. If the specific selection rule will say that the electric field is perpendicular to your dipole moment, then the change in your specific selection rule is plus minus 1. तो इस केस में क्या होगा, प्लस माइनस 1 कहेंगे तो j इज इक्वल टू आपका 0 है. ठीक है, एक लाइन होंगे j इज इक्वल टू 1, एक लाइन होंगे j इज इक्वल टू 2, एक लाइन होंगे. ठीक है, अब इस पे आप इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं तो ये J0 एक लाइन रहेंगे, J इज इक्वल टू 1 आपका तीन लाइन में स्प्लिट अप होंगे, प्लस 1 एंड माइनस 1. उसी तरह आपका J इज इक्वल टू 2 आपका स्प्लिट होंगे और भी लाइंस में, ये आपका प्लस 1 होंगे, दिस विल बी योर माइनस 1, इसके साथ आपका माइनस 2 और आपका प्लस 2. तो दिस इज योर MJ वैल्यूज. अब आपका ग्रॉस सिलेक्शन रूल आपको बताता है कि डेल्टा J इज इक्वल टू प्लस माइनस 1. इट मींस ये वाला ट्रांसैक्शन आपका पॉसिबल है और प्लस 1 से 0 में ट्रांसैक्शन पॉसिबल है. उसी तरह आपका प्लस 1 से ट्रांसैक्शन पॉसिबल है J2 में, आपका J2 से वापस आ सकता है J1 में, J0 से J2 में नहीं जाएंगे. एंड दिस इज अकॉर्डिंग टू योर ग्रॉस सिलेक्शन रूल, डेल्टा J इज इक्वल टू प्लस माइनस 1. नाउ आपका स्पेसिफिक सिलेक्शन रूल दैट इज डेल्टा MJ आपको बताते हैं कि आपका प्लस माइनस 1 चेंज हो सकता है. इट मींस यहाँ से आपका ये जो ट्रांसैक्शन है वो 0 से आपका कहाँ जा सकता है, प्लस 1 में जा सकता है, इसमें जा सकता है प्लस माइनस 1. ठीक है, वापस भी आ सकता है आपका यही ट्रांसैक्शन प्लस 1 से इस वाले प्लस 2 में भी जा सकता है या माइनस 2 में भी जा सकते हैं. तो एक ही ट्रांसैक्शन में अब आपका यहाँ पे एक लाइन इसमें आ रहा है, दो लाइन आपका इसमें आ रहा है, और यहाँ से आपका 0 से प्लस 1 में भी जा सकता है, 0 से 0 में नहीं जाएंगे. सो वी कैन से इन केस ऑफ योर व्हेन डेल्टा MJ इज इक्वल टू प्लस माइनस 1, आपकी डेल्टा J में एक लाइन आ रहा है, यहाँ पे MJ में आपका दो लाइन आ रहे हैं. सो the number of lines in case of when your delta MJ is equal to plus minus 1 is we can have 3 lines. आपके पास तीन लाइंस आएंगे. ठीक है, एक आपकी ग्रॉस सिलेक्शन रूल के अकॉर्डिंग और एक आपका स्पेसिफिक सिलेक्शन रूल के अकॉर्डिंग. तो इस तरह आपका क्या होंगे, तीन लाइन आ जाएंगे. एक्चुअल में हमारे पास एक ही लाइन आना चाहिए था. अब due to the effect of your external electric field, we can have 3 lines. So that's why we say that the influence of electric field will lead to the splitting of the energy levels or the splitting of the spectral lines. तो इसी फेनोमेना को हम कहते हैं स्टार इफेक्ट. तो ये था आपका कैसे आपका एनर्जी लेवल स्प्लिट अप होते हैं. ठीक है, नाउ लेट्स मूव टू द क्लासिफिकेशन ऑफ स्टार इफेक्ट. लास्ट टॉपिक हमारा रहेगा क्लासिफिकेशन ऑफ स्टार इफेक्ट. तो क्लासिफिकेशन आपका स्टार इफेक्ट की जब आप करते हैं तो स्टार इफेक्ट आपका दो कैटेगरी में क्लासिफाई करते हैं. एक आपका आता है फर्स्ट ऑर्डर स्टार इफेक्ट एंड दूसरा कैटेगरी आपका है योर सेकंड ऑर्डर स्टार इफेक्ट. ठीक है, तो हम स्टार इफेक्ट को दो कैटेगरी में क्लासिफाई कर सकते हैं. एक आपका फर्स्ट ऑर्डर स्टार इफेक्ट है, दूसरा आपका सेकंड ऑर्डर स्टार इफेक्ट है. तो ये फर्स्ट ऑर्डर और सेकंड ऑर्डर स्टार इफेक्ट क्या चीज है वो हम डिटेल में देखेंगे.
अब फर्स्ट ऑर्डर स्टार्क इफेक्ट की केस में क्या होता है? सो आई कैन से हियर इज कि when the if the dipole moment that is mu have a component along the angular momentum, or I can say if your dipole moment is parallel to your j, that is your angular momentum, then in that case first order Stark effect is observed. तो इस केस में आपका फर्स्ट ऑर्डर स्टार्क इफेक्ट ऑब्जर्व होंगे। और फर्स्ट ऑर्डर स्टार्क इफेक्ट क्या है? जब आपका डायपोल मूवमेंट आपकी एंगुलर मोमेंटम के पैरेलल में होंगे तो उस केस में आपका फर्स्ट ऑर्डर स्टार्क इफेक्ट ऑब्जर्व होंगे। सो म्यू इज पैरेलल टू योर जे। सो इन दिस केस आई कैन से इन दिस इफेक्ट or I can write here is in this effect। अब अगर ये पैरेलल होंगे तो क्या होगा? The splitting of rotational levels is directly proportional to the electric field। तो इस केस में आपका इलेक्ट्रिक फील्ड कितना स्प्लिट करेंगे वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेंगे। मींस जैसे जैसे आप इलेक्ट्रिक फील्ड को बढ़ाएंगे आपका स्प्लिटिंग भी बढ़ता जाएगा। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मींस जितना आप इलेक्ट्रिक फील्ड को बढ़ाएंगे उतना आपका स्प्लिटिंग भी बढ़ेंगे। सो आई कैन राइट हियर इज म्यू dash is directly proportional to your E, that is electric field। So first order Stark effect में क्या होता है? आपका डायपोल मूवमेंट जो है वो पैरेलल होता है एंगुलर मोमेंटम के, या डायपोल मूवमेंट एंगुलर मोमेंटम को सपोर्ट करते हैं, तो उस केस में आपका स्प्लिटिंग जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। जितना इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ेंगे उतना आपका स्प्लिटिंग बढ़ेंगे। सो द फर्स्ट ऑर्डर स्टार्क इफेक्ट were observed in case of your, ये जो इफेक्ट है वो आपकी सिमेट्रिक टॉप मॉलिक्यूल्स में देखने को मिलता है। सो आई कैन से सिमेट्रिक टॉप मॉलिक्यूल exhibits फर्स्ट ऑर्डर स्टार्क इफेक्ट। तो आपकी सिमेट्रिक टॉप मॉलिक्यूल्स में फर्स्ट ऑर्डर स्टार्क इफेक्ट ऑब्जर्व होते हैं। अगर हम कुछ एग्जांपल देखें तो आपका NH3 है, आपका CH3 Cl है, आपका CH3F है, एक्स्ट्रा। और इसमें हमारे जो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया का रिलेशन होता है वो IB इज इक्वल टू IC एंड IA नॉट इक्वल टू 0। ये हमारे पास क्या रहता है? रिलेशन रहता है। तो फर्स्ट ऑर्डर स्टार्क इफेक्ट कब ऑब्जर्व होते हैं? जब आपका डायपोल मूवमेंट जो है वो एंगुलर मोमेंटम के पैरेलल में होंगे। अगर आपका म्यू जो है दैट इज द डायपोल मूवमेंट, इफ योर डायपोल मूवमेंट इज परपेंडिकुलर टू योर एंगुलर मोमेंटम दैट इज जे, इन दैट केस सेकंड ऑर्डर स्टार्क इफेक्ट विल ऑब्जर्व। तो इस केस में आपका सेकंड ऑर्डर स्टार्क इफेक्ट ऑब्जर्व होंगे। एंड द स्प्लिटिंग इन दिस केस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड। तो अगर आपका परपेंडिकुलर है तो आपका स्प्लिटिंग है स्क्वायर ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होंगे। तो आपका स्क्वायर से आपका स्प्लिटिंग क्या होंगे? बढ़ेंगे। तो हर डबल होता जाएगा आपका। जैसे आप इलेक्ट्रिक फील्ड को बढ़ाएंगे आपका स्प्लिटिंग भी इसके दुगना होते जाएंगे। ठीक है। तो ये जो सेकंड ऑर्डर स्टार्क इफेक्ट है वो आपका लीनियर मॉलिक्यूल्स में ऑब्जर्व होते हैं। सो लीनियर मॉलिक्यूल आई कैन से एक्सिबिट्स सेकंड ऑर्डर स्टार्क इफेक्ट। स्टार्क इफेक्ट तो लीनियर मॉलिक्यूल्स में आपका सेकंड ऑर्डर स्टार्क इफेक्ट होते हैं, जैसे कि आपका CO है, जैसे कि आपका HCl है, एक्स्ट्रा। और यहाँ पे आपका जो रिलेशन है वो IA इज इक्वल टू 0 होते हैं एंड IB इज इक्वल टू IC होता है। ठीक है। तो ये आपको ध्यान देना है कि जब आपका डायपोल मोमेंट परपेंडिकुलर रहेंगे एंगुलर मोमेंटम के, उस केस में हम कह सकते हैं सेकंड ऑर्डर स्टार्क इफेक्ट
आपको ऑब्जर्व होंगे। सो दिस इज ऑल अबाउट योर स्टार्क इफेक्ट। स्टार्क इफेक्ट क्या चीज है वो हमने देखा। स्टार्क इफेक्ट से आपकी रोटेशनल एनर्जी लेवल्स एंड रोटेशनल स्पेक्ट्रम पे क्या इफेक्ट पड़ता है वो हमने देखा। उसके साथ साथ हमने क्लासिफिकेशन देखे। दो इंपॉर्टेंट कैटेगरी था आपका फर्स्ट ऑर्डर, जब आपका डाइपोल मूवमेंट पैरेलल टू एंगुलर मोमेंटम रहेंगे, एंड द सेकंड ऑर्डर स्टार्क इफेक्ट इज ऑब्जर्व्ड व्हेन योर डाइपोल मूवमेंट इज परपेंडिकुलर टू योर एंगुलर मोमेंटम। ठीक है, फर्स्ट ऑर्डर आपका सिमेट्रिक टॉप मॉलिक्यूल्स में ऑब्जर्व होते हैं और सेकंड ऑर्डर आपका लीनियर मॉलिक्यूल्स में ऑब्जर्व होते हैं। ठीक है, तो ये था आपका स्टार इफेक्ट के बारे। ठीक है, सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।